नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में इस समय काफी हलचल है, काफी एक्टिविटी चल रही है। हालांकि राहुल गांधी जी तो लगातार वोट चोरी का, एसआईआर के मुद्दे को लगातार उठाते रहे। वो पिछले चुनाव में, बिहार के चुनावों में उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। लेकिन उससे ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी बिहार के बाद अब कर्नाटक में चल रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आपको पता ही है कि 3 राज्यों में इस समय चल रही है, कर्नाटक में है, हिमाचल में और तेलंगाना में है। कर्नाटक की सरकार में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया साहब और उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार। दोनों कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। शिव कुमार साहब तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसा बताया गया था कि जब पिछली बार ये सरकार बनी थी तो 2.5 साल का कोई कमिटमेंट किया गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब शिव कुमार जी, जिनका 2.5 साल पूरे हो गए सिद्धारमैया साहब के, वो इंतजार कर रहे हैं और शायद बेचैन होने लगे। पार्टी हाईकमान से बातचीत चल रही है। बताया गया है कि 29 तारीख को बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है दोनों नेताओं की, खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से। क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या बदलाव होगा और कांग्रेस में और क्या-क्या चल रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और मेरे बड़े भाई पंकज शर्मा साहब से। जो पंकज शर्मा साहब कांग्रेस की एक-एक ईंट को समझते हैं। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पर उनकी नजर रही है। तो मैंने कहा कि पंकज जी से बेहतर कौन समझा सकता है हमको कांग्रेस। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चल रहा है बेंगलुरु में? क्या ट्रैफिक जाम है कांग्रेस का? जैसा कि आप जानते हैं विजय जी, थोड़ी सी मुश्किलें तो हैं कर्नाटक में, और आज से नहीं है, थोड़ा पहले से भी हैं। और ये बात भी सही है कि जो हम लोगों की जानकारी है उसमें एक फॉर्मूला बना था जिसमें पहले सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री रहे और बाद में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। अब वो 2.5 साल का था, 3-2 साल का था, जो भी कितने का था ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ये जिस तरह की चर्चा है कि 2.5 साल का था, तो समय अगर पूरा हो गया है तो डीके शिव कुमार जी के मन में स्वाभाविक तौर पर ये इच्छा होगी कि वो मुख्यमंत्री बने। और वो एक तरह से मजबूत नेता हैं कर्नाटक के, कांग्रेस में उनका अपना एक स्थान है और कांग्रेस के लिए उनका काम भी है, उनका त्याग भी है, परेशानियां भी उन्होंने कांग्रेस की वजह से झेली हैं। तो एक तरह से दावा तो उनका बनता है, तो इसलिए अगर उनके समर्थक ये चाहते हैं कि उनको बनाया जाए तो उसमें मैं कुछ गलत भी नहीं मानता हूं। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सिद्धारमैया जी को इस मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके और ये करना चाहिए कि आगे शिव कुमार जी काम चलाएं उनके मार्गदर्शन में। और उनकी अपनी एक, सिद्धारमैया जी की तो महत्वपूर्ण भूमिका रहनी ही है और वो हमेशा रहेगी। तभी अब जैसा आपने जिक्र भी किया, 29 नवंबर को बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, बैठक बुलाई है। और उसके पहले मुझे लगता है कि वो सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से बातचीत करके इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। आपको लग रहा है कि हल निकल जाएगा? और आपने एक बात कही कि जी, आप बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि हल निकल जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ये देखता हूँ कि शिव कुमार जी का जो रुख है वो शुरू से सकारात्मक रहा है। उन्होंने अपना एक तरह का, चूंकि ये तय हुआ था फॉर्मूला, तो वो अपना एक तरह का दावा तो मानते हैं, लेकिन उस दावे को झपटना चाहते हैं या उसके लिए कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया है, ना ऐसा कभी जिक्र किया है। और उनका हमेशा ये कहना रहा है कि जो भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन वो बार बार ये याद भी दिलाते हैं, तो जाहिर है कि बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो किसी तरह की अनुशासनहीनता करें ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए सर, जैसे सिद्धारमैया साहब को हम देख रहे हैं, पिछले दिनों जब मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले भी ये बात आई थी कि जब 2.5 साल पूरे हों तो उनको छोड़ना चाहिए। तो उस समय वो जातिगत जनगणना के कार्ड को लेकर आए और बताया कि भाई ओबीसी जो है कर्नाटक में, वो सबसे बड़ा ग्रुप है और उसको सिद्धारमैया साहब रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मायने ये समझा गया, पॉलिटिकल मायने, कि भाई उनके पास है सारी पॉलिटिकल जो सपोर्ट है या लॉयल्टी है और उनको हटाना मुश्किल होगा। और अभी दूसरी बात उन्होंने कही, राहुल गांधी जी के नाम को लेकर कोई प्राइवेट जॉब्स में जो रिजर्वेशन है
उस मुद्दे को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ दिनों से तक तो वो कहते रहते कि कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई है 5 साल वाली, या नहीं हुई है, मैं 5 साल ही रहूंगा। आपको लगता है कि इतना आसान है सिद्धारमैया साहब का छोड़ना? आसान नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि सिद्धारमैया जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कर्नाटक के मामले में ये तय नहीं हुआ था कि पूरे 5 साल सिद्धारमैया जी रहेंगे, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो डीके शिव कुमार तब भी एक बहुत ही सशक्त दावेदार कंटेंडर। थे। जी। हाँ, और उन्होंने उन्होंने अपना दावा एक तरह से छोड़ा सिद्धारमैया जी के पक्ष में। तो जब छोड़ा तो जाहिर है कि कोई न कोई बात हुई होगी, कोई न कोई आपस में एक ऐसा तालमेल का समीकरण बैठा होगा जिसकी वजह से छोड़ा। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी के ये बीच ढाई ढाई साल के बंटवारे की बात हुई थी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मेरी निजी जानकारी है कि वो बंटवारा ढाई ढाई साल का नहीं था, वो था 2 साल और 3 साल का। पहले 2 वर्ष भूपेश बघेल और और 3 बाद साल के 3 वर्ष सिंहदेव जी। सिंहदेव साहब। हाँ, सिंहदेव जी चाहते थे दरअसल कि पहले उनको बनाया जाए, क्योंकि वो उम्र में वरिष्ठ हैं। तो उन्हीं ने वरिष्ठ। ये प्रस्ताव रखा था कि मुझे 2 वर्ष के लिए बना दें और बाद में भूपेश बघेल जी 3 वर्ष के लिए रहें। ढाई-ढाई नहीं, वो 3 साल के लिए रहें, लेकिन पहले 2 साल के लिए मुझे बना दें। तो प्रचलन में ये बात आई कि ढाई-ढाई साल है, ढाई-ढाई साल है, लेकिन वो था 2 और 3 साल। लेकिन फिर ये हुआ कि भूपेश बघेल पहले बने। भूपेश बघेल जब पहले बने तो सिंहदेव जी ने सोचा कि चलिए 2.5 साल बाद ही सही मुझे बनाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में वो हो नहीं पाया, तो वहाँ भी जैसे सिद्धारमैया जी तरह-तरह के अड़ गए। तर्क दे के अड़े हुए दे हैं, रहे। वैसे भूपेश बघेल जी ने भी बहुत सारे तर्क दे करके और आखिरकार उन्होंने अपने 5 वर्ष पूरे किए। तो इससे एक कर्नाटक के मामले में अगर इस तरह का फॉर्मूला बना है, जो मुझे लगता है कि बना ही होगा, तो उसमें डीके शिव कुमार जी के मन में ये बात उठना स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी कहने को जब अच्छा। शुरू में सरकार बनी तो कुछ कह दिया गया और अब फिर पूरे 5 साल सिद्धारमैया जी रह जाएँ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी भले ही संतोष कर लें, लेकिन उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनके जो बाकी समर्थक हैं, वो थोड़ा-सा इस मामले में अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं सर छत्तीसगढ़ पर मैं आता हूँ, वो तो और फ़ॉर्मूला और जगह पर भी है, लेकिन पहले शिव कुमार जी और कर्नाटक को ही समझना। आपने कहा कि उनके समर्थक भी नहीं समझेंगे। आपने एक बात का ज़िक्र किया कि शिव कुमार जी ने कांग्रेस के लिए परेशानियाँ झेली हैं। इसको मैं ऐसे देखता हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि शिव कुमार जी ने कांग्रेस के लिए परेशानियाँ झेली और कांग्रेस की परेशानी के वक़्त में वो संकट मोचक रहे हमेशा ही, अलग-अलग तरीके से। तो क्या, और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ताकतवर भी आपने कहा, और जब सरकार बन रही थी तब भी कंटेंडर थे। तो क्या ऐसा मजबूत नेता को अभी आप देख रहे हैं कि उनके पास, क्योंकि कर्नाटक मेरी बात हो रही थी, वो कहते हैं सिद्धारमैया साहब के पास अभी है और 135 एमएलए कांग्रेस के पास हैं, तो तोड़ना भी मुश्किल काम है। क्या टूटने का या शक्ति प्रदर्शन की जैसी कोई संभावना आप देख रहे हैं शिव कुमार जी को लेकर? देखिए, खुलेआम शक्ति प्रदर्शन की तो मैं कोई आसार मुझे दिखाई नहीं देते हैं कि खुलेआम कुछ होगा। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि समय-समय पर अभी भी शिव कुमार जी के कई विधायक दिल्ली आकर के बातचीत कर रहे हैं जी। और शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। और भी बीच-बीच में ये होता रहा है, सिद्धारमैया जी के जो समर्थक हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। तो कोशिशें तो दोनों तरफ से बरकरार हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नौबत आने वाली है कि जिसमें खुलेआम शक्ति परीक्षण जैसा कुछ हो। जो भी मामला होगा भीतर की बातचीत से उसका समाधान निकलेगा और दोनों चूंकि परिपक्व नेता हैं, डीके शिव कुमार भी और सिद्धारमैया जी तो खैर बहुत परिपक्व हैं ही। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये उम्मीद है कि अंततः सिद्धारमैया जी अपनी जिद को छोड़ेंगे छोड़ देंगे। और नेतृत्व को एक थोड़े उनसे जो बेहतर माने रास्ता युवा निकालेंगे, रास्ता निकाल देंगे। हाँ, यंगर यंगर लीडरशिप को आगे आने का मौका देंगे। सर जैसे कांग्रेस में अक्सर मैं देखता हूँ कि जब भी इस तरह की बात होती है तो कोई तीसरा नाम और आ जाता है कि ये इनको भी मत बनाइए, क्योंकि सिद्धारमैया साहब कहे कि नहीं शिव कुमार जी को मत बनाइए, और शिव कुमार जी के नहीं अब सिद्धारमैया जी नहीं रहना चाहिए। तो तीसरा नाम भी क्या कर्नाटक में आप संभावित देखते हैं? तीसरा नाम भी हो सकता है,
तीसरा नाम भी हो सकता है, और मैं आपका इशारा भी समझ रहा हूं कि बहुत से लोग ये चर्चा चला रहे हैं कि शायद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद भी मुख्यमंत्री बनकर जाना पसंद करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस दौड़ में नहीं है और अंततः वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अध्यक्ष जैसा पद छोड़कर और विपक्ष के नेता का पद छोड़कर और वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, ठीक है, कोई और नाम ऐसा हो सकता है कि जो जी सिद्धारमैया परमेश्वर जैसा नाम या दोनों प्रियंका सहमत हो जाए। जी परमेश्वर का नाम भी चलता रहता है कि वो भी लगे रहते हैं। एक चीज समझिए सर, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, इतने सारे उदाहरण हुए, खासतौर से अभी पिछले 10 साल में। छत्तीसगढ़ का आपने बता ही दिया कि भूपेश बघेल और टी सिंहदेव के बीच में हुआ। राजस्थान में ये झगड़ा बहुत लंबे समय चला, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में। वहां भी ये अंडरस्टैंडिंग बनी हुई। उस समय भी सचिन पायलट वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे और चुनाव लड़ाया था उन्होंने, मोटे तौर पर जितना मुझे याद आ रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में हुआ, वो तो पार्टी टूट गई वहां पर और सरकार भी गिर गई। तो क्यों सरकार के इस स्तर पर जो पार्टी हाईकमान है या पार्टी लीडरशिप है, वो फैसला क्यों नहीं लेती? और क्या जो बात होती है कि सारी जगह तो जनरेशनल चेंज चल रहा है और यहाँ लीडर सेंटर में राहुल गांधी जी हैं, लेकिन स्टेट्स में जो यंग लीडर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश का मामला मेरे ख्याल से अलग तरह का था। राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बना था कि आधे समय बाद किसी और को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। हाँ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं जरूर थी, सचिन पायलट की भी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी थी, वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई सहमति हुई कि आधे आधे वक्त जो है वो दोनों को मौका मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब रही बात ये जो आपने पूछा विजय जी कि नए लोगों को मौका देने में देरी क्यों होती है और फैसले लेने में देरी क्यों होती है। ये कि कांग्रेस का शुरू से जिस तरह का स्वभाव रहा है, कांग्रेस का जो शिखर नेतृत्व है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि सबकी सहमति लेकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। और आप जानते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में सबकी सहमति लेकर किसी निर्णय पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई मामलों में जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जो दृढ़ता है, जो दृढ़ निश्चयी स्वभाव होना चाहिए किसी फैसले को लेने में, खासकर व्यक्तियों के संबंध में, उनको कमान सौंपने के संबंध में, वो हो नहीं पाता है। कांग्रेस में एक साथ इतने पहलू और परत दर परत इतनी चीजें काम करती हैं कि किसी न किसी दबाव में आकर, किसी न किसी मजबूरी में आकर शीर्ष नेतृत्व को भी जो वो चाहता है वो कर नहीं पाता है। ये बहुत से मामलों में ये हम सभी लोगों का अनुभव है, हम सभी लोगों ने ये देखा है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कुछ और करना, लेकिन अंततः उसको करना कुछ और पड़ता है। तो अब आप इसको शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी कह लीजिए, या आप इसको आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती कह लीजिए, या आप इसको मान लीजिए कि सबको साथ लेकर चलने में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को और उसके बड़े दिल वाले शीर्ष नेताओं को जिस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, ये सब उसका नतीजा है। और कांग्रेस है जी जी आप कंप्लीट करें। मैं कह रहा था, और कांग्रेस ने इसका खामियाजा भी समय समय पर भुगता है। आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो इस कारण से भी है कि सही समय पर जो ठोस फैसले लिए जाने चाहिए थे वो शायद उस तरह से नहीं लिए जा सके। तो इसको एक तो ये समझा जा सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भले ही आप कहें कि समझौता नहीं हुआ था, लेकिन उसके नतीजे तो बहुत अच्छे नहीं रहे। तो अक्सर कहा जाता है कि भाई दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, यहाँ तो छाछ भी जल गई, दूध को छोड़िए। दूसरी बात, ये परसेप्शन से बिल्कुल कंट्राडिक्शन है जो आप बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी, और एक जनरल इमेज भी है कि भाई वो तो एक डिनेस्ट पार्टी है, वंशवादी पार्टी है, और राहुल गांधी वहां के सर्वशक्तिमान वो हैं नेता। तो जब सर्वशक्तिमान नेता हो तो उसको फैसले में क्या दिक्कत हो सकती है? कोई चैलेंज आपको लगता है राहुल गांधी के फैसले को कोई चैलेंज कर सकता है? अशोक गहलोत, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, या आज की तारीख में डीके शिव कुमार और इनको जोड़ लें हम लोग?
हाँ, राहुल गांधी के फैसले को तो कोई चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन वो तो तब है ना जब राहुल गांधी फैसला ले लें। राहुल गांधी फैसला लेने की प्रक्रिया में जितना समय लेते हैं और वो चाहते हैं कि एक सर्वसम्मति हो जाए, सब जब सहमत हों तब मैं उस फैसले को लूं। भले मन में वो कोई फैसला लेना चाहें, लेकिन वो उस पर सबकी सहमति कराने की कोशिश जब करेंगे तो कैसे होगा। और मैं ऐसे बहुत सी मिसालें जानता हूं जिनमें राहुल गांधी सचमुच कुछ और करना चाहते थे। और मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता, जब सोनिया गांधी जी थी कांग्रेस की अध्यक्ष तो वो कुछ और फैसला लेना चाहती थी, लेकिन कई तरह कई तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए उनको फैसला कुछ और लेना पड़ा। तो ये कोई कोई नई बात नहीं है। ये राहुल गांधी सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन राहुल गांधी सर्वशक्तिमान होते हुए भी चूंकि एक कंसेंसस की राजनीति करना चाहते हैं राजनीति। कांग्रेस के भीतर, तो उसमें उनकी कमजोरी जो है थोड़ी सी सामने आती है। और दूसरी चीज है जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि राहुल गांधी को अपने आसपास के सहयोगियों के चयन में थोड़ा ज्यादा सतर्कता से, थोड़ा ज्यादा सावधानी से और चौकन्नेपन से काम लेना चाहिए। जो मैंने पाया है वो ये है कि राहुल गांधी दृढ़ निश्चयी तो हैं, सर्वशक्तिमान भी हैं, लेकिन अपने आसपास के सहयोगियों के चयन में वो बड़े सहज विश्वासी हैं। जिस पर एक बार उनका विश्वास जम जाता है, आसानी से वो विश्वास दिखता नहीं। जब वो विश्वास दिखता है तो फिर हमेशा के लिए दिखता है, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि बीच में बहुत सी चीजें बिगड़ जाती हैं। ये है सबसे बड़ी समस्या। अब आपने स्पीच भी देखा होगा, बहुत से प्रदेशों में राहुल गांधी अच्छे से अच्छे लोगों को मौका देते हैं कि प्रदेश की राजनीति में उनको प्रभारी बनाते हैं। जब से राहुल गांधी आए हैं तब से उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया, लेकिन अब इसको आप राहुल गांधी की विफलता मानेंगे या उन्होंने जिन नए लोगों को मौका दिया उनकी विफलता मानेंगे कि वो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाए जिस तरह के नतीजों की उनसे उम्मीद की जाती थी। तो अब चयन प्रक्रिया में राहुल गांधी की थोड़ा सा खामी मान लीजिए, या कि मान लीजिए राहुल गांधी ने जिस पर विश्वास किया वो अगर अपने विश्वास पर खरा नहीं उतरा तो उसकी प्रतिबद्धता में, उसकी निष्ठा में, उसके होमवर्क में, उसकी मेहनत में कोई कमी थी। लेकिन अब इस सब का जो ठीकरा है, जाहिर है कि राहुल गांधी के सिर पर फूटता है। सर, आपने दो शब्द काम में लिए, दृढ़ निश्चयी है, सर्वशक्तिमान है, और कंसेंसस की वजह से फैसला नहीं लेते, लेकिन उसका परसेप्शन क्या जाता है कि वो एक कमजोर नेता है। मैं बहुत थोड़ा सा हो सकता है रूड लग रहा हूं, लेकिन ऐसा लोग समझते हैं कि वो कमजोर नेता, नेतृत्व कमजोर है कांग्रेस का जो फैसला नहीं लेता। पहली बात। दूसरा, आपने जो सहयोगी की मैं उस पर चर्चा करूंगा आगे भी, लेकिन जिन सहयोगियों पे वो भरोसा करते हैं तो ये भी तो नेतृत्व की आप उन्हें, वो बात ठीक है कि वो लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये तो आपको पहचान करनी ना आदमी की। तो क्या वो आदमी की पहचान करने में ठीक नहीं हो पाता है, गड़बड़ रहती है? क्योंकि जितने लोग कांग्रेस छोड़ के गए वो तो सारे कांग्रेस के विश्वास, राहुल जी के विश्वास पात्र लोग थे। मैंने कहा ना विजय जी, वो सहज विश्वासी हैं। वो सहजता से विश्वास कर लेते हैं। उनको लगता है कि जिस तरह से वो विश्वास कर रहे हैं उसी तरह का विश्वास दूसरी तरफ से मिलेगा। वो नहीं मिला। अब ऐसे एक नहीं बीसियों मिसालें पिछले कुछ आ गई। वर्षों में सामने आई हैं। तो जी। ये एक बात है कि मैंने जो मैं कह रहा हूं कि जब तक विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते रहते हैं, पूरी तरह आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन अब जब रिजल्ट्स उस तरह के नहीं निकलते हैं, तब जब अविश्वास पैदा होता है तो हमेशा के लिए हो जाता है, पर बीच में चीजें बिगड़ जाती हैं। तो वही बात है, थोड़ा इसको उनके एक व्यक्तिगत स्वभाव की एक ये कमजोरी है, ये मैं मानता हूँ। वो दृढ़ निश्चयी हैं, जिस चीज को ठान लेते हैं वो चीज करते वो हैं। करते हैं। लेकिन उनको, मुझे लगता है कि उनको जिस तरह के सहयोगी चाहिए, जिस तरह की टीम उनको चाहिए, दुर्भाग्य ये है कि उस तरह की टीम उनको अब तक मिल नहीं पाई। उस तरह की टीम क्रिएट वो नहीं कर पाए, हो नहीं पाई। अब क्या है, ये तो एक अलग बात है। तो ये एक है, ये कमी और कमजोरी है। सर, आपने कहा, क्या आप कोई ऐसा एक आध उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि लोग तो मानेंगे नहीं ना। पंकज जी ने कहा तो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ कि भाई कांग्रेस लीडरशिप तय करती है लेकिन फैसला कोई और होता है। क्योंकि सब तो ये समझते हैं, एक परसेप्शन बन गया देश भर में, पॉलिटिकल परसेप्शन, कि भाई सोनिया जी, राहुल जी, जो भी लोग आप कहते हैं, वो जो फैसला कर ले उसके अलावा तो कुछ नहीं होता।
कोई ऐसा फैसला जो बदल दिया गया हो, जो सोनिया जी ने नहीं चाहा हो या राहुल जी ने नहीं चाहा हो? बहुत से हैं ऐसे। आप लोकसभा के टिकट बंटवारे के टाइम वक्त देखिए और राज्यों के टिकट बंटवारे के वक्त देखिए, राहुल गांधी की स्पष्ट ये राय थी कि जो नेता पुत्र हैं उनको उम्मीदवार बनाने में नहीं थोड़ा करा। वो हिचक रहे थे। और उन्होंने आपको मालूम ही होगा कि कार्य समिति की बैठक तक में इस बारे में थोड़ा क्षोभ व्यक्त किया कि नेता खुद ही नहीं मान रहे हैं, मैं इसमें। तो अब ये भी एक वो है कि तो ऐसे एक नहीं, कई वो बहुत हैं, सारे कई उदाहरणों से बहुत सारे मौके हो सकते उदाहरण हैं, टिकट बंटवारे के हैं, पद स्थापनाओं के हैं, जिस तरह के लोगों की नियुक्तियां संगठन में हुई, तो वो किसी और कुछ और लोगों के अपने अपने विश्वास पात्र लोगों के भरोसे में आकर जिस तरह की नियुक्तियां हुई, वो लोग उसमें खरे नहीं उतरे। और जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर आरपीएन सिंह से लेकर जतिन प्रसाद से लेकर बहुत मिलिंद से ऐसे देवड़ा। बहुत ही विश्वास पात्र थे और उन्होंने क्या किया। और सचिन पायलट ने भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते थोड़ा तो सीमा से ऐसा आगे तक, सीमा हाँ, से आगे थोड़ा तक। तो दिखाया था कि जो जो मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए था। ये सब चीजें तो हैं। सर, ये जो बात हो रही है, आपने टीम की बार बार बात की, आजकल मेरे को एक नया शब्द वहां पर कांग्रेस में सुनाई दिया, जय जगत। ये जय जगत का क्या कॉन्सेप्ट है? जो कहते हैं कि लोग राहुल गांधी जी जय जगत की सुनते हैं और उसके अलावा किसी की नहीं सुनते, बल्कि जय जगत की वजह से राहुल गांधी से मिलना सबसे मुश्किल काम है। ज्यादातर लोगों की वैसे ये शिकायत रहती है। अभी जय जगत क्या है ये तो मैं सचमुच नहीं जानता हूँ, इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि राहुल जी से मिलना आसान नहीं है। राहुल जी से मिलने का जो समय मांगते हैं, पता नहीं वो पुटअप होता है ठीक से कि नहीं होता है। राहुल जी खुद नहीं मिलना चाहते, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बीच में कहीं कोई इस तरह का गैप है, बीच में कहीं कोई इस तरह का खालीपन है कि बात राहुल जी तक उस तरह पहुंच ही नहीं पाती कि उनसे कौन-कौन मिलना चाहता है। ऐसा मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है। मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मुझसे बता चुके हैं कि वो लगातार 2-2 3-3 साल से समय मांग रहे हैं 2 और साल उनको से, 3 समय साल से, और उनको समय नहीं मिलता। नहीं मिला। और मतलब वो ऐसे कोई अनाम लोग भी नहीं हैं, ऐसे अनाम लोग भी नहीं हैं। उन लोगों की कांग्रेस पार्टी में अपनी एक भूमिका रही है, अपना एक योगदान रहा है और अभी भी वो लोग काम के हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये मालूम हो कि कोई मुझसे मिलना चाहता है और राहुल गांधी उसको न मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सब इस कारण से होता है कि जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचाएं कि फला सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी प्रतिबद्धता से कर रहे हैं। ये एक है। मैं बहुत विस्तार में जाके आपसे नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बहुत बड़े सहयोगी दल के एक बहुत बड़े नेता के बारे में इस तरह की बात हुई कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को ये पता ही नहीं था कि अच्छा। ये वो कुछ कारण है जिस वजह से उनसे बात करनी चाहिए। और बाद में फिर इधर-उधर से जब पता चला, हमारे आपके जैसे लोगों ने कुछ बताया, तब ये जाके मालूम चला। तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे होता है कि इतनी महत्वपूर्ण बातें जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि राहुल जी तक पहुंचाएं, वो नहीं पहुंचाते हैं। सब चीजों पर राहुल जी खुद ही निगाह रख पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए तो इतने सब सहयोगी हैं उनके, जिनको वो जो आसपास लोग हैं वो काय के लिए हैं, उनका अपना अपना जिम्मेदारी है, वो पूरी करे। वो सब सर औपचारिक आप पदों बहुत पर हैं। जी सर, आप बहुत लंबे समय तक तमाम राजनीतिक लीडरशिप के साथ रहे हैं, आपका साथ रहना हुआ है, उनको देखना हुआ है। यदि मैं राहुल जी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं कि वो ठीक है, भले आदमी हैं, तो ज्यादातर लीडर्स डिफरेंट सोर्सेज रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, वो किसी एक पर ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पर भी नहीं देना चाहता कि कोई 3 साल तक नहीं मिल पाए या कोई बड़े लीडर को
किसी दूसरी पार्टी के बड़े लीडर को कोई बात करनी है, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाए और आप जो है केवल ये क्लीन चिट देंगे। नहीं, राहुल जी को पता होता। ये जिम्मेदारी किसकी? राहुल जी की जिम्मेदारी है ना, पंकज जी और विजय त्रिवेदी की जिम्मेदारी तो नहीं है। तो ये तो लीडरशिप की कमजोरी के तौर पर, मतलब मैं साफ तौर पे पूछूं, क्या ये कमजोर लीडरशिप को गुण आप मानते हैं? गुण अवगुण जो भी लीडरशिप, उनकी लीडरशिप कमजोर है ये मैं नहीं मानता हूं। जैसे मैंने कहा ना कि उनका व्यक्तियों के चयन का जो पैमाना है, उस पैमाने में कहीं ना कहीं कोई खामी है, जिसकी वजह से वो जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के हाथों में जाती हैं जो उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। मुझे आज भी लगता है कि अगर राहुल गांधी को ये बात पता हो कि फला व्यक्ति ने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो वो उससे सख्ती से निपटेंगे और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको इतनी सारी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और इतना उनको जो है बहुत सी चीजों में वो उलझे रहते हैं कि मुझे लगता है कि जिन चीजों पर फोकस करके, जिन चीजों पर ठीक से ध्यान देकर उन्हें दुरुस्त करना चाहिए, उसके लिए उनके पास समय की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं इस बात को मान लेता हूं, लेकिन पॉलिटिकल जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें तो लीडरशिप होती है नंबर से। राहुल गांधी जी के 10 साल 20 साल जो भी आप लीडरशिप के मान लें, उसमें कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। सोनिया जी ने उसको ऊपर बढ़ाया था 98 में आकर, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने तो ग्राफ बनाकर दिया कि 95 चुनाव हार गए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस। लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव भी हारी। विधानसभाओं का हाल ये है। पंजाब में जो किया लीडरशिप संगठन के तौर पर भी पंजाब का नुकसान हुआ। हिमाचल में भी कुछ कुछ चलता रहता है, पता नहीं अभी ठीक है कि नहीं है। कर्नाटक आप देख रहे। तो और राहुल जी के लिए ये भी कहा जाता है भाई वो ईमानदार नेता, वो नहीं चाहते अध्यक्ष बने रहना या नेता बने रहना। तो फिर क्या कंफ्यूजन है? छोड़ दे, कहें कि केवल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करें। एक तो मुझे यही नहीं समझा, थोड़ा सा पहले ये भी समझा था कि कांग्रेस में हाई कमान कौन है, क्योंकि खड़गे साहब से जब भी बात होती है वो कहते हैं हाई कमान फैसला करेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहे कि हाई कमान फैसला करेगा, तो फिर कौन है हाई कमान? हाईकमान फैसला करेगा मतलब खड़गे जी का ये है अर्थ कि दो लोग और है ना भाई। एक लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और एक संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, संसदीय दल की प्रमुख हैं सोनिया गांधी। तो कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख और लोकसभा में विपक्ष के नेता, उनकी भी तो अपनी भूमिका होगी। तो मूलतः ये 3 लोग जो हैं, ये एक तरह से आला कमान है। खड़गे जी ज्यादातर फैसले अपने अपने आप करते हैं, पूरी स्वतंत्रता से करते हैं। लेकिन ठीक है, जो कई फैसले ऐसे होते हैं कि जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राय, इसलिए नहीं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, इसलिए कि वो संसदीय दल की अध्यक्ष हैं और वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उस नाते कम से कम उनसे बातचीत तो होगी। और अगर उनको किसी और प्रदेश के मामले में वहां के प्रभारी महासचिव से या किसी से बातचीत करके कोई फैसला करना है, तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसले लेने में कोई स्वतंत्रता नहीं है और सब कुछ राहुल जी तय करते हैं। तो इसलिए या तो राहुल गांधी उनको करने दें, सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? संगठन अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ में लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय दल, प्रदेशों की अपनी प्रदेश कांग्रेस समितियां, वो एक पूरा पूरी जो एक बिसात है, उसको देख करके फैसले लेने पड़ते हैं। और कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष अब तक यही करता रहा। नहीं, सोनिया इसको गांधी भी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब यही तो करती थी। जी, अभी जो लोग हैं कहते हैं, आप उसको ठीक से समझा सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस को, लीडरशिप को बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई कांग्रेस का लीडर ही मिलता है अपनी शिकायत लेकर, तो वो कहता है कि राहुल जी के पास जाइए। सोनिया जी के पास मिलता है तो वो कहते हैं राहुल जी के पास जाइए। राहुल जी कहते हैं कि वेणुगोपाल जी के पास जाइए। वेणुगोपाल जी कहते हैं कि अध्यक्ष जी के पास जाइए। और ये बोलने में तो 30 सेकंड की बात है, उसमें 3 साल भी लग जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि खड़गे जी ये कहते होंगे कि राहुल गांधी के पास जाइए। अगर कोई इस तरह का महत्वपूर्ण मसला होता होगा तो अलग बात है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैंने कुछ वक्त पहले किसी चीज के लिए, मतलब कुछ वर्ष पहले जब बने थे खड़गे जी, उसके कुछ महीने बाद, तो मैंने सोनिया जी से किसी मामले में कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि आप खड़गे जी से जा करके
बात करिए इस बारे में। हाँ, जबकि सोनिया गांधी चाहती तो फैसला लेकर के खड़गे जी को फोन कर सकती थी। तो ऐसा नहीं है, सारे सारे फैसले राहुल गांधी के पास आप जाइए, वो कहते हैं कि खड़गे जी से बात करिए। सोनिया गांधी के पास आप जाइए, यही तो बात हुई ना, बात करिए। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष लेकिन को जो खड़गे एक जी तो फिर फैसला नहीं करते ना, करते हैं फैसला कौन? खड़गे जी करते खड़गे हैं। जी करते हाँ करते हैं, खड़गे जी फैसला करते हैं। हैं। अच्छा, खड़गे तो जी अब फैसला करते हैं, और खड़गे जी के किए गए कई फैसलों में जो लोग सहमत नहीं होते हैं, तो वो इस बात का जिक्र करते हैं राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कि उन्होंने ये ठीक है, वो फैसला तो किया ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, वो हो सकता है, उस सिस्टम को मैं मानता हूँ। और ये जो इलेक्टोरल ग्राफ में डिक्लाइन है, इसके लिए आप राहुल जी को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी क्या करेंगे? आप एक बात बताइए कि जिस तरह से धर्म की, जात बिरादरी की, जिस तरह से पैसे की भूमिका जिस तरह की है, उन सब चीजों के चलते हुए अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करूंगा, ये सब किए बिना मैं चुनाव में जाऊंगा, तो फिर उसका जो नतीजा आएगा वो नतीजा आएगा। राहुल गांधी खुल के ये कह चुके हैं कि मुझे अगर इस तरह चुनाव जीतने हैं तो मुझे नहीं जीतने। पूरे पूरे जीवन भर भी अगर कांग्रेस नहीं लौटती है, पूरे जीवन भर भी मैं सरकार नहीं बना पाता हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आजकल के उपादान हैं चुनाव जीतने के लिए, उनका इस्तेमाल करके मुझे करना है तो मैं नहीं करूंगा। उसके बाद सही है गलत है, लोग इसको माने न माने, जो हमारे देश की निर्वाचन प्रणाली में, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में जिस तरह की चीजें उभर कर सामने आई हैं पिछले कुछ वर्षों में, अब वो पहले संदेह के तौर पर हैं, हालांकि उनके सबूत भी हैं, सबूत न भी माने तो पक्के संदेह हैं। तो इस तरह के माहौल में जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है वो तो किसी भी राजनीतिक दल का नीचे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? नहीं, लेकिन ये तो कुल मिलाकर गुड कॉप बने रहने की भूमिका होगी ना। आप पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह से चलती है सर। आप यूक्रेन और रूस का युद्ध हो और आप कहेंगे नहीं मैं तो तीर ही चलाऊंगा, भले ही रूस जो है मिसाइल चला दे, न्यूक्लियर मिसाइल, तो युद्ध की तरह से लड़े जाते हैं ना। ये कौन सा एक्सक्यूज है? नहीं, आप ये गुड कॉप बने रहना चाहते हैं, मतलब ये है कुल मिलाकर। नहीं, तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी मूल्य आधारित राजनीति करना छोड़ दें, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करना छोड़ दें। अगर राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना ही है, जो कि 10-11 साल में हो गया है, कि किसी न किसी तरह कोई भी हथकंडा अपनाकर, कोई भी साम दाम दंड भेद छल प्रपंच करके चुनाव जीतना है। अभी जैसे आपने देखा विजय जी, अब ईमानदारी की बात तो यही है ना कि बिहार में चुनाव पूर्व 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई वोट के लिए। हम तो उसको इलेक्टोरल ब्राइब कहते ही हैं, मैं तो फ्रीबीज को इलेक्टोरल ब्राइब कहता ही हूँ। हाँ, लेकिन मेरा कहना का मतलब है सर कि जो पार्टी है, संगठन है, वो तो ये गुड कॉप के उससे नहीं चलता ना। देखिए, यदि मूल्य आधारित राजनीति करना चाहते हैं तो भी सत्ता में रहकर आप जब आ जाएंगे तब आप अपने रास्ते से चलाएंगे ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि राहुल जी ऐसी राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर बैठे वो संन्यास लें और लोगों को कहें कि आप चलाएं। और इसको मैं इसलिए तर्क नहीं मानता कि क्या कर्नाटक में सरकार बनाई तो आपने मूल्य आधारित राजनीति से बनाई कि नहीं बनाई, या बनाई, हिमाचल में कैसे बनाई, तेलंगाना में कैसे बनाई, और 52 से 99 पर कैसे आए। तो आप अपनी कमजोरियों को कवर मत दीजिए ना मूल्य आधारित राजनीति का। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी चीज को कवर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको नहीं कह रहा हूं मैं, राहुल जी के रेफरेंस में कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, राहुल जी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। आज अगर कांग्रेस पार्टी या आज अगर राहुल गांधी वो तमाम हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं तो कांग्रेस के लिए पहले से बेहतर नतीजे आ सकते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और ये सब जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। ठीक है, व्यावहारिकता कुछ भी कहती हो, व्यावहारिकता तो आप ठीक कह रहे हैं, ये कहती है कि पहले किसी भी तरह सत्ता में आ जाएं और उसके बाद में फिर मूल्य सिद्धांतों की जो बात करनी है करें। लेकिन अगर आप सत्ता में आएंगे उन उस तरह के का रास्ता अपनाकर, तो फिर सत्ता में आने के बाद कैसे आपका रास्ता अचानक पवित्र हो जाएगा? वो नहीं होगा। इस वक्त क्या है कि इस वक्त देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें सफलता असफलता चुनावी जो है वो अपनी जगह है, लेकिन एक राजनीति है जो सत्ता पक्ष कर रहा है। सब
सब इस बात पर सहमत हैं, जो उनको वोट देते हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी इस बात पर सहमत हैं कि सत्ता पक्ष जो राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को करने के लिए वो जिस तरह के हथकंडे अपना रहा है वो उचित नहीं है। ये बात सत्ता पक्ष के समर्थक भी कहते हैं। लेकिन वही जो आपने तर्क दिया कि भाई जब सरकार बनानी है, जब करना है, तो ये तो व्यावहारिकता है, हमको कोई एनजीओ थोड़े चलाना है, हम कोई यहाँ ये सब शंख बजाने, घंटी बजाने के लिए नहीं, सब तर्क है। लेकिन अब ठीक है, राहुल गांधी उसको नहीं मानते हैं, सोनिया गांधी उसको नहीं मानती हैं। उनका मानना है कि जो दूसरे सरोकार हैं उनको पहले ध्यान में रखकर राजनीति सेकेंडरी है, पहली चीजें दूसरी है। ठीक है, तो आखिरी सवाल, ये मूल्य आधारित राजनीति का आपने जिक्र किया इलेक्टोरल पर, चलो मान लेते हैं, तो विपक्ष की राजनीति में भी ये संकट मूल्य आधारित राजनीति का है कि जो सहयोगी दल हो सकते हैं विपक्ष के, वो आपके साथ नहीं खड़े होते? सहयोगी दल तो इसलिए कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होते कि सहयोगी दल कांग्रेस की जमीन खाकर ही तो पनपे हैं। और जहां जहां वो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, अगर पूरे मन से साथ हो जाएंगे और अपने दांव पेश नहीं करेंगे, तो वहां कांग्रेस को अपनी खोई जमीन वापस मिलेगी, जिसमें क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। तो वो क्यों खड़े होंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी हैं, या तो वो कांग्रेस को अकेले अपने मार्ग पर आगे बढ़ाएं। अगर सहयोगी दल ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह अच्छे मन से कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो नीम के पेड़ों में रोज रोज मीठा पानी देते रहें। क्या जरूरत है? अकेले चलना चाहिए, आप कह रहे हैं अकेले चलना चाहिए कांग्रेस को? मेरी तो व्यक्तिगत मान्यता शुरू से ये है कि अकेले चलना चाहिए। अब आप देखिए बिहार में क्या हुआ। बिहार में टिकट बंटवारे में जिस तरह कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह अन्याय किया, तो उसको क्या कहेंगे आप? अगर आप साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो साथ मिलकर लड़ने में आपको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। इस तथ्य से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि कांग्रेस है जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है, और कोई लेकिन कांग्रेस बिहार में तो उपस्थिति नहीं है ना। नहीं, बिहार में उपस्थिति नहीं है तो उसको संतुलित करना पड़ेगा ना। अब ये है कि जो सहयोगी दल बिहार में है उसको केंद्र में जब चुनाव हो, जब लोकसभा के चुनाव हो, तब भी पूरा हिस्सा चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हो तब भी उनको पूरा हिस्सा चाहिए, और जब वहां विधानसभा के चुनाव हो तो कहें आपका तो यहाँ कुछ है नहीं। तो ये भी कैसे चलेगा? इसका तो कोई ना कोई संतुलन बैठाना चाहिए ना। ये हाँ, इंडिया समूह तभी आगे बढ़ सकता है। हर जगह हम यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? सर, आपकी बात से यदि मैं क्या गलत समझ रहा हूँ कि भाई राहुल जी चाहते हैं मूल्य आधारित राजनीति की जाए, अच्छे से की जाए, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, और उससे कांग्रेस का भविष्य बहुत हो नहीं सकता, ये भी आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल राजनीति में तो कांग्रेस ही क्या करे, कहीं दूसरा रास्ता देखें, या वो हरियाणा की बस की तरह से है राहुल जी की, या तो यूं ही चलेगी? देखिए, ऐसा है कि ये बात तो है, ये तो यूं ही चलेगी। अब जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है न रहे। ये बात तो राहुल गांधी पहले से कह चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी को कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। राहुल गांधी के लिए 5 वर्ष बाद केंद्र में सरकार बने और 5 वर्ष बाद बने, इससे राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको इसी तरह की राजनीति करनी है। सहयोगी दल साथ दें तो ठीक, न दें तो ठीक। कांग्रेस में जो लोग हैं उनको साथ दें तो ठीक, न दें तो ठीक। कांग्रेस की दिशा उन्होंने तय कर दी है। अब इस तरह की, और मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज न सही, आज से 5 साल बाद सही, आज से 10 साल बाद सही, कांग्रेस इतनी मजबूत होकर उभर कर सामने आएगी कि कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। अब ये बात आज इसलिए हास्यास्पद लगती है कि आज कुछ है नहीं, 10 साल 5 साल, मैं इससे नाइटफाकी नहीं करता, लेकिन 25 साल कौन इंतजार करता है? राजनेता। हाँ, राजनेता नहीं करता है, लेकिन लोग हैं जो करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो यूथ है उसमें कांग्रेस की पैठ बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जा रही है। अब आप सोचिए कि ये जो यूथ है, ये आज के 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद
इससे बीजेपी का बेस कमजोर होगा और कांग्रेस का बेस बहुत मजबूत होगा। उसके बाद कांग्रेस बहुत लंबे समय के लिए, जब तक वो यूथ 50, 60, 65 साल का नहीं हो जाता, तब तक के लिए बड़ी मजबूती से जिंदा होगी। पर आप ठीक कह रहे हैं, आज ये बात इसलिए हास्यास्पद लगती है कि आज तो कुछ है नहीं, आज आप 99, 100 पे पड़े हैं, तो बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद होगा, कौन इतना इंतजार करेगा। ठीक बात है, राजनीति में इतना धैर्य लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी तात्कालिक राजनीति करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि देश एक, विजय जी आप सोचिए, देश कोई माने न माने, वैचारिक चीजें अलग हो एक तरफ, सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन देश एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ गया है जो भारत जैसे देश के लिए, इतने विशाल देश के लिए, इस तरह के अलग अलग संस्कृतियों वाले देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह का सामाजिक विभाजन हो गया है, जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इनमें सुधार नहीं होगा तो ये बहुत 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 बड़ा खतरा सामने आ गया है। ये तो कहने की बात है ना कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है का मतलब ये है कि हमारे जो बुनियादी मूल्य थे, जो बुनियादी वो खतरे में, वो बुनियादी दिशा थी, उससे हम पूरी तरह भटक गए हैं, भटका दिए गए हैं। और आज का जो हमारा सत्तारूढ़ नेतृत्व है, वो इसको बजाय नियंत्रित करने के, इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो इससे आखिर कोई तो उबारेगा, तो राहुल गांधी उस काम में लगे हुए हैं। चलिए सर, देखते हैं, शुभकामनाएं, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सोचते हैं कि कांग्रेस के लिए भी अच्छा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष हुआ है और मूल्य आधारित राजनीति भी चले। अब ये तो राहुल जी को तय करना कि किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला और बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस की संगठन की जानकारी दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।